भविष्य डिवीज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम 27 जून 2023 को आयोजित खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपीएससी द्वारा जो पेपर लिया गया एफएसओ का, इसके आंसर की जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। काफ़ी इजी प्रश्न है। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। दोस्तों, गोविंद गुरु जो थे ये भील आंदोलन के नेता थे। हम बात करते हैं गोविंद गुरु के बारे में। दोस्तों, भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। आपसे पूछे गुरु गोविंद गिरी ने किस आंदोलन की शुरुआत की, तो भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। और गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। भीलों का प्रथम उद्धारक गुरु गोविंद गिरी को कहा जाता है। दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी का जन्म जो है, ये जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में हुआ था। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि रीट 2018 के अंदर पूछा गया था कि गुरु गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था। दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी का जन्म जो है, जन्म बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2022 ग्रुप बी के पेपर के अंदर 2022 के अंदर ये पूछा गया था दोस्तों कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों के अंदर बेसड़ा गांव जो था, बेसड़ा गांव किस राज्य में था। तो बेसड़ा गांव जो था दोस्तों, ये डूंगरपुर राज्य के अंदर था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गोविंद गिरी का जन्म जो है वो बासिया गांव डूंगरपुर में, बासिया या बेसड़ा एक ही बात है, बासिया गांव डूंगरपुर के अंदर 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि भगत आंदोलन जो है, ये भगत आंदोलन भीलों में सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन था। 1881-82 ईस्वी के अंदर जब राजस्थान के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे, तो गोविंद गिरी भी उनसे मिले थे और उनसे प्रेरणा पाकर के गोविंद गिरी ने आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। और कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी के अंदर सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी और इस संस्था के 10 नियम थे। यह संप जो है राजस्थानी भाषा के शब्द है जिसका मतलब होता है प्रेम, बंधुता, भाईचारा, स्नेह, मेल मिलाप आदि। तो ये कुछ जानकारी थी गुरु गोविंद गिरी के बारे में, ध्यान दीजिएगा। बंजारा परिवार से थे गुरु गोविंद गिरी और बेसड़ा गांव या बासिया गांव डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और इनके द्वारा जो भगत आंदोलन चलाया गया था, ये गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। और भगत आंदोलन सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 2। काफ़ी इजी प्रश्न है। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है कि भरतपुर जो जिला है वहाँ किस गांव से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है नदबई, नोह, रूपवास और कुम्हेर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नोह। भरतपुर जो है यहाँ से उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष जो है वो अवशेष मिले हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, यदि भरतपुर जिले में हम नोह सभ्यता की बात करें, इंपॉर्टेंट बातें देखें तो ध्यान दीजिए। भरतपुर जिले में ये नोह सभ्यता जो है ये रूपा रेल नदी के किनारे है और इसका उत्खनन जो है 1963-64 ईस्वी के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल के द्वारा 1963-64 ईस्वी के अंदर नोह सभ्यता का उत्खनन जो था ये किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ नोह भरतपुर से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ताम्रयुगीन, आर्ययुगीन, महाभारतकालीन, मौर्य युगीन, शुंग युगीन व कुषाण युगीन अवशेष जो है वो मिले हैं। और खास बात ये दोस्तों कि नोह भरतपुर से काले एवं लाल मर्दभांड मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, काले एवं लाल मर्दभांड जो है वो नोह भरतपुर से मिले हैं। और नोह भरतपुर से 16 जो है वो चक्रकूप मिले हैं जी। तो आपसे पूछे कितने चक्रकूप मिले हैं, तो 16 चक्रकूप मिले हैं, चक्राकार कुएँ मिले हैं। और यहाँ से दोस्तों एक यक्ष प्रतिमा जिसे जाख बाबा की प्रतिमा कहा जाता है, जाख प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा भी मिली है। और ख़ास बात ये कि यहाँ से लोहे के कृषिगत उपकरण भी मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, कुषाण कालीन सर्वाधिक सिक्के, सोने के सिक्के जो थे वो नोह से प्राप्त हुए हैं। और ख़ास बात ये भी है कि सोने के सिक्कों में कुषाण शासक विक्ष व वासुदेव के सिक्के जो है वो नोह भरतपुर से मिले हैं। ध्यान दीजिए, यदि हम
नोह के समकालीन कुषाण और गुप्तकालीन अन्य स्थानों की बात करें तो कौन कौन से हैं? नोह सभ्यता के समकालीन कुषाण व गुप्तकालीन अन्य स्थल कौन कौन से? आगापुर है, बयाना है और शोक है, और ये भी भरतपुर जिले के अंदर ही है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, यहाँ बयाना स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। बयाना में बयाना के अंदर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ मिला है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो है, आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ से मिला है, तो बयाना भरतपुर से मिला है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर से मिला है। और ये विजय स्तंभ जो है ये गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त का है दोस्तों। और एक खास बात और भी सुन लीजिएगा दोस्तों, बयाना भरतपुर की और बात करें तो मुगल राजा जहांगीर के काल के यहाँ से नील की खेती के प्रमाण मिले हैं। नील की खेती के प्रमाण जो है मध्यकालीन या यूँ कहें जहांगीर के समय के नील की खेती के प्रमाण, ये नील की खेती के प्रमाण जो है बयाना भरतपुर से मिले हैं। एक और बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। देखिए दोस्तों, बयाना भरतपुर की और बात करें हम लोग तो गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर जो है, गुप्तकालीन सिक्कों के 16 ढेर, गुप्तकालीन सिक्कों के 16 ढेर जो है वो बयाना भरतपुर से मिले हैं। और इन सिक्कों की संख्या की बात करें यदि तो 3 दूनी 6, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 623 लगभग सिक्के मिले हैं। और इनमें ज़्यादातर सिक्के जो मयूर शैली के सिक्के हैं। एग्जाम में पूछा जाता है गुप्तकालीन सिक्के राजस्थान में कहाँ से मिले हैं, तो ये बयाना भरतपुर से मिले हैं। नील की खेती के प्रमाण मिले हैं जहांगीर के काल के। और बयाना के अंदर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो है, ये पहला विजय स्तंभ मिला है जो कि समुद्रगुप्त का है, गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ मिला है राजस्थान के अंदर, बयाना भरतपुर से मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? दोस्तों यदि हम बात करें जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। और यदि अकबर की बात करें तो मुगल राजा अकबर जो है, अकबर ने राय सिंह को 4000 की मनसबदारी प्रदान की थी। और अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजपूत राजा जो था वो राय सिंह था। और यदि जहांगीर की बात करें, जहांगीर ने 5000 मनसबदारी प्रदान की थी। और जहांगीर जो है, जहांगीर का 1 नंबर विश्वास पात्र राजपूत राजा जो था वो राय सिंह था दोस्तों। जहांगीर के उत्तराधिकार के बात को लेकर के जब प्रश्न खड़ा हुआ, उत्तराधिकार विवाद जब हुआ, तो जहांगीर का समर्थन जो है अकबर के समय जहांगीर को राजा बनाने के लिए जो आगे आए थे या इनके समर्थन में जहांगीर के जो आए थे वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह थे। तो राइट आंसर रहेगा 5000। जहांगीर के द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 5000 मनसबदारी जो है वो 5000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। ध्यान दीजिएगा, यदि हम महाराजा राय सिंह की बात करें दोस्तों तो महाराजा राय सिंह के उपनामों की बात करें तो महाराजा राय सिंह के उपनाम देखिएगा। महाराजा राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। खास बात ये कि इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद जो हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कारण कहा है। एक आपको जानकारी के लिए दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि हम मुंशी देवी प्रसाद की बात करें दोस्तों तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी जो है, मोहनोत नैणसी, मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार का दरबारी कवि मोहनोत नैणसी जो है, इस मोहनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। 2 बातें याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा और मुंशी देवी प्रसाद ने ही राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। और जयसोम, राय सिंह के दरबार में एक दरबारी कवि जो था उसका नाम था जयसोम। ये जयसोम जो है, इस जयसोम ने लिखा था दोस्तों करमचंद वंशोध कीर्तनम काव्यम लिखा था। और इस करमचंद वंशोध कीर्तन काव्यम जो रचना जो है जयसोम के द्वारा लिखी गई, इसके अंदर राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। राजेंद्र यानी जीते हुए शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करने वाला। तो ध्यान दीजिए, राय सिंह को राजेंद्र कहा जाता है और राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? कमेंट के माध्यम से सभी जो भी देख रहे हैं आप मुझे बताएंगे कि कलयुग का करण जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें तो राय सिंह के पिता का नाम था कल्याणमल और भाई जो था, भाई का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह राव कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह जो था बीकानेर का शासक बना था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अकबर ने अपने ससुर भारमल बिहारीमल, आमेर के कछुआ वंशी राजा भारमल बिहारीमल की सहायता से 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार लगाया था। और इस नागौर दरबार में राय सिंह जो है अपने भाई पृथ्वीराज राठौड़ और अपने पिता राव कल्याणमल के साथ अकबर की सेवा में आया था।
और ख़ास बात यह कि अकबर का दूसरा विश्वासपात्र राजपूत राजा जो था वो राय सिंह था, पहला मिर्ज़ा राजा मान सिंह था। और अकबर ने राय सिंह को 4000 मनसबदारी जो थी वो 4000 मनसबदारी दोस्तों प्रदान की थी। और ये बात भी हम पढ़ करके आए कि अकबर के बेटे जहांगीर का 1 नंबर विश्वासपात्र राजा था ये, और जहांगीर ने 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। ध्यान दीजिएगा, राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों अकबर व जहांगीर की सेवा की थी। तो अकबर और जहांगीर 2 मुगल बादशाहों की सेवा जो है राय सिंह के द्वारा की गई। और 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को अकबर ने मारवाड़ के शासक, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन जो है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन जो है, इसके विरुद्ध राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना करके भेजा था। और राय सिंह ने फिर जोधपुर के अंदर 3 साल तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं। एक साइड में किसानों के नाम दिए गए हैं और एक साइड में किसान आंदोलन के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है दोस्तों कि कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सही कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, रूपा जी और कृपा जी, बेंगू किसान आंदोलन, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है। रूपा जी और कृपा जी की यदि हम दोस्तों बात करें तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से है। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ट्रेंच आयोग जो है उनकी लाठियों के प्रहार से रूपा जी और कृपा जी जो है वो शहीद हुए थे। तो पहला ऑप्शन ही सही है, आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे देख लेते हैं। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध दोस्तों बीकानेर किसान आंदोलन से नहीं था। इनका संबंध जो है, नानक भील और देवीलाल गुर्जर के संबंध की बात करें तो इनका संबंध दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से था। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन कह दीजिए, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के दौरान दोस्तों डाबी हत्याकांड हुआ था। और डाबी हत्याकांड के अंदर इकराम हुसैन, गोलीबारी करने वाला इकराम हुसैन था, और नानक भील देवीलाल गुर्जर जो थे वहाँ बूंदी यानी बरड़ किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। यदि नानजी और ठाकरे पटेल की बात करें तो कहीं कहीं नानजी का नाम नारायणी पटेल मिलता है दोस्तों। नारायणी पटेल यानी नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जो थे, इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से नहीं था दोस्तों। इनका संबंध जो है, इनका संबंध आपको बता देता हूँ मैं, इनका संबंध दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो 1897 ईस्वी के अंदर बिजोलिया के गोविंदपुरा गाँव में जो है एक धाकड़ किसान था, गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर सभी किसान वहाँ इकट्ठे हुए थे। यहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और सभी किसानों ने सामूहिक रूप से नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को बिजोलिया के सामंत याइयों के ठिकानेदार किशन सिंह उर्फ कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानाजी पटेल और नारायणी पटेल को फतेह सिंह के पास भेजा था। लेकिन फतेह सिंह ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से किशन सिंह के हौसले बुलंद हो गए और किशन सिंह ने नानाजी पटेल और नारायणी पटेल को ऊपर माल से निष्कासित कर दिया था। इस प्रकार बिजोलिया के किसानों के द्वारा किया गया पहला प्रयत्न असफल रहा था, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्णतः सफल किसान आंदोलन था। ये 1941 ईस्वी तक चला था, यानी कुल 44 सालों तक चला था। आगे बढ़ते हैं तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में कुछ बातें जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ वो दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, टाइम याद रखिए, 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आयोग द्वारा चित्तौड़गढ़ के गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों पर लाठियां बरसाने के कारण रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान जो थे शहीद हो गए थे। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध कहाँ से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में रिक्तस्थान को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, एकीकरण के तीसरे चरण की बात हो रही है और तीसरे चरण के अंदर यदि हम बात करें तो तीसरे चरण के अंदर उदयपुर को शामिल किया गया था। वैसे भी आप जब उदयपुर लिखो तो उदयपुर के अंदर आज के बाद आप लोगों को ये 3 दिखना चाहिए। उदयपुर के अंदर आज के बाद 3 दिखना चाहिए। तीसरे चरण के अंदर उदयपुर को मिलाया गया था। तीसरे चरण की बात करें तो 18 अप्रैल 1948 को ये संपन्न हुआ था एकीकरण का तीसरा चरण दोस्तों। और खास बात ये कि यदि बात करें तीसरे चरण की तो पूर्व राजस्थान यानी राजस्थान संघ जो एकीकरण का दूसरा चरण जो है, इस दूसरे चरण के अंदर एक रियासत यानी उदयपुर रियासत को मिलाकर के एकीकरण का तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संपन्न किया गया था। और इस हिसाब से देखें तो यहाँ क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील हो गया, आय 3 करोड़ 16 लाख रुपए हो गई तीसरे चरण की, और जनसंख्या 42,60,030 में। ध्यान दीजिएगा
दोस्तों जब उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत को मिलाया गया, मेवाड़ रियासत यानी उदयपुर को मिलाया गया था तीसरे चरण के अंदर, तो मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह जो था, इसने भूपाल सिंह जी ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी सरकार के सामने। क्या क्या रखी थी देख लेते हैं। पहली शर्त इनकी ये थी कि इनको 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीविपर्स दी जाए। इन्होंने 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीविपर्स की मांग की थी। दोस्तों आपसे पूछा जाए एकीकरण के तीसरे चरण के दौरान कितने रुपए वार्षिक प्रीविपर्स की मांग की गई, तो एकीकरण के तीसरे चरण के दौरान दोस्तों 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीविपर्स की बात की गई। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि एकीकरण के समय देशी रियासतों का, प्रीविपर्स की बात कर रहा हूं मैं, एकीकरण के समय देशी रियासतों का भारत में विलय करते समय रियासतों के शासकों को भरण पोषण या यूं कहें खर्चों के लिए दिया जाने वाला भत्ता जो था वो प्रीविपर्स कहलाता था। और एक बात और सुन लीजिएगा अच्छे से, चौथी पंचवर्षीय योजना, मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूँ दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 26वें संविधान संशोधन की बात करें तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा या इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये प्रीविपर्स का जो मुद्दा जो था, मामला जो था, ये समाप्त कर दिया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चौथी पंचवर्षीय योजना में 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में इस प्रीविपर्स को क्या कर दिया गया था, प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया था। फिर से वो एक बार और बोल देता हूँ दोस्तों, देशी रियासतों का भारत में विलय करते समय यानी एकीकरण के समय रियासतों के शासकों को भरण पोषण व खर्चों के लिए दिया जाने वाला भत्ता जो था प्रीविपर्स कहलाता था। और एकीकरण के पश्चात सर्वाधिक प्रीविपर्स की बात करें तो जयपुर के शासक को दी गई थी 18 लाख रुपए, और सबसे कम शाहपुरा के शासक को मात्र 90,000 रुपये प्रीविपर्स दी जाती थी। और ठिकानों की बात करें तो कुशलगढ़ ठिकाने को सर्वाधिक प्रीविपर्स 34,775 रुपये दी जाती थी, और सबसे कम लावा ठिकाने को 12,550 रुपये वार्षिक प्रीविपर्स जो थी वो दी जाती थी। तो ध्यान दीजिए, एकीकरण के तीसरे चरण में 20 लाख रुपये वार्षिक प्रीविपर्स की मांग जो है वो इनके द्वारा यानी राणा भूपाल सिंह के द्वारा की गई। अब ये 20 लाख रुपये कैसे दिए गए, इनको 10 लाख रुपये प्रीविपर्स के रूप में दिए गए, 5 लाख रुपये भत्ता दिया गया और 5 लाख रुपये धार्मिक अनुदान के रूप में दिए गए थे। और इनकी मांग ये थी कि मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। अगली मांग इनकी ये थी उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। तो तीसरे चरण के अंदर जो राजधानी बनी थी, कौन सी बनी थी दोस्तों, उदयपुर बनी थी। और इन शर्तों को स्वीकार करने के बाद जो है 11 अप्रैल 1948 को महाराणा ने यानी भूपाल सिंह ने एकीकरण विल्ले पत्र पर क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनकी दूसरी मांग मानते हुए इन्हें एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन यदि चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण के अंदर आमेर यानी जयपुर रियासत के मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के लिए एक नया पद सृजित किया गया, महाराज प्रमुख। तो एकीकरण के चौथे चरण के अंदर इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया, आजीवन बनाया गया। एक बात ये बता देता हूँ दोस्तों कि एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक जो थे वो थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। कुछ व्यक्ति दिए गए हैं हमें यहाँ पर, गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण और मानमल जैन। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? हमें बताना है कि बीकानेर षड्यंत्र जो केस हुआ था, बीकानेर षड्यंत्र जो हुआ था, उस बीकानेर षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों यदि हम बीकानेर षड्यंत्र की बात करें तो ऑप्शन 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, यानी गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण का संबंध था, लेकिन मानमल जैन का संबंध नहीं था। इस हिसाब से ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 दोस्तों 1930, 1931 और 1930, 1931 और 1932, ध्यान से सुनेंगे, 1930, 1931 और 1932 ईस्वी के अंदर
लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर राजस्थान के बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। एकमात्र महाराजा राजस्थान से जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह थे। और जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह गए थे लंदन के गोलमेज सम्मेलन में, तो इस दौरान क्या हुआ, बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं जिनके अंदर खास करके नाम आता है चंदनमल बहड़ और उनके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पर्चा जो है या कहूँ बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नामक पर्चा जो है वो वितरित करवा दिया। और इस पर्चे में महाराजा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को छापा गया था। इस कारण महाराजा गंगा सिंह का इंटरनेशनल लेवल पर अपमान हुआ और वापस लौट करके गंगा सिंह ने क्या किया, गंगा सिंह जी ने चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, स्वामी गोपाल दास, कुंभाराम, सोहनलाल, प्यारेलाल और लक्ष्मीचंद को इस पर्चे के लिए उत्तरदायी मान करके राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाकर कठोर सजा दी थी। और ख़ास बात यह है कि इस दौरान ये लक्ष्मीचंद जो है ये सरकारी गवाह बना था। तो लक्ष्मीचंद सरकारी गवाह बना था। आप नाम याद रखिए, कठोर सजा किन किन को मिली थी, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, स्वामी गोपाल दास, कुंभाराम, सोहनलाल और प्यारेलाल। और दोस्तों ये जो घटना है इस घटना को बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। तो दोस्तों यदि मंदिरों की बात करें जो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं, इन मंदिरों की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए। चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर और किराड़ो का सोमेश्वर मंदिर, जगत का अंबिका माता मंदिर। तो दोस्तों ऑप्शन ए गलत है और बाकी 3 जो है तीनों सही है। ये चित्तौड़गढ़ के किले में शमिदेवेश्वर या मोकल मंदिर जो है ये सोलंकी शैली में बना हुआ है। बाकी तीनों मंदिर जो है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है या गुर्जर प्रतिहार शैली जो है, इस शैली का एक नाम और भी है महामारू शैली। ये मंदिर दोस्तों महामारू शैली के मंदिर है, तो महामारू शैली के मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है, ये पिछवाई कहलाता है। दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है। और नाथ द्वारा चित्रकला शैली की बात करें तो कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध जो है वो नाथ द्वारा चित्रकला शैली से है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्ववाद्य के साथ गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं। तो दोस्तों इस तत्ववाद्य का नाम है सारंगी। अगला प्रश्न, हमें यहाँ पर सूची दी गई है और मिलान करना है। एक साइड में लोक देवता दिए गए हैं और एक साइड में प्रमुख केंद्र दिए गए हैं। तो देखते हैं, कल्ला जी, ये कल्ला जी है, तो लिखने में थोड़ी गलती है, कल्ला जी है। तो कल्ला जी का संबंध दोस्तों रुंडेला से है। यदि हरबुजी की बात करें तो हरबुजी का संबंध जो है बेंगटी गांव से है। पाबूजी की बात करें तो पाबूजी का संबंध कोल्लू से है और गोगा जी का संबंध दोस्तों ददरेवा से। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधन की दीक्षा ली थी। तो दोस्तों यदि राजस्थान के उस लोक देवता की बात करें जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, उनका नाम है दोस्तों मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है, बालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य है। तो दोस्तों राइट आंसर है ग्रासीय जनजाति। ये सारे नृत्य जो है ग्रासीय जनजाति के नृत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमें एक साइड में पुस्तकें दी गई और एक साइड में उनके लेखक दिए गए, मिलान करना है जी। देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। हमीर रायण, ये हमीर रायण रचना दोस्तों पद्मनाभ की है। रणमल रोछंद, रणमल रोछंद जो है ये श्रीधर व्यास की है। अचलदास खिंचीरी वचनिका जो है, अचलदास खिंचीरी वचनिका दोस्तों ये शिवदास गार्डन की रचना है। और राव जयश्री छंद जो है ये रचना बिट्ठू सूजा की रचना है। इस हिसाब से इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली रिक्तस्थान कहलाती है। दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और वागड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे कहा जाता है दोस्तों वागड़ी कहा जाता है। एक प्रश्न और आया था दोस्तों, प्रश्न ये था कि टाइप किया तो था लेकिन वो कोई टेक्निकल एरर की वजह से शो नहीं हो रहा है। आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ। एक प्रश्न और यहाँ पर राजस्थान इतिहास से पूछा गया था
प्रश्न है, एक सेकंड, चलिए प्रश्न दोस्तों, जयपुर में लिख देता हूँ साथ में मैं। प्रश्न है कि जयपुर में, प्रश्न नंबर 15 बता रहा हूँ, जयपुर में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना का जनक किसको कहा जाता है? राजनीतिक चेतना का जनक किसको कहा जाता है, ये प्रश्न है दोस्तों। तो जयपुर में राजनीतिक चेतना का जनक जो है वो कहा जाता है अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। तो 15 प्रश्न जो थे वो सारे कला संस्कृति और इतिहास से दोस्तों पूछे गए थे। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर आज की क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।